हाय दोस्तों, मैं महेंद्र पारसारथी। आज आपको हम फिजिक्स के प्रकाश चैप्टर से पार्ट नंबर 6 आज आपको बताने वाले हैं। इसमें क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि तथा यूपी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें की सवाल लगभग 99% आने की आशा रहती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है, सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। क्रांतिक कोण, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, इसके पहले आप हमारे फिजिक्स के जो आपका प्रकाश से पार्ट 3 चैप्टर 3 दिया गया था, उसमें आप प्रकाश के अपवर्तन पढ़ लिए होंगे। तो एक बार इसकी परिभाषा सुनेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो इस कंडीशन में आप जानते होंगे कि जो आपका आपतन कोण होता है वह सदैव अपवर्तन कोण से कम होता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जो आपका क्रांतिक कोण निकालने के लिए हमेशा जो आपका पहला माध्यम होगा वो आपका सघन होगा। कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो प्रकाश है वह सघन से विरल में प्रवेश करेगी। ध्यान दीजिएगा कि मान लेते ऊपर आपका माध्यम सघन है और आपका नीचे माध्यम है, दूसरा माध्यम विरल है। अब आपको बताया गया है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि वह अभिलंब से दूर भाग जाती है। ये कोण आपका अपवर्तन कोण आर होता है और ये कोण आपका आपतन कोण आई कहलाता है। यही तो बताया गया दोस्तों अभी आपकी परिभाषा में कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आर का मान सदैव आई से अधिक होता है। आर का मान सदैव दोस्तों आई से अधिक होता है। अब ध्यान देने की बात यह है, अगर हम आई के मान को इस आई के मान को थोड़ा सा बढ़ा दें, यानी कि अगर आई के मान को हम धीरे धीरे बढ़ाएं कि आपका जो आर का मान है यह 90 अंश हो जाए। बात को समझिएगा कि यदि हम कोण आई को मान लीजिए आपका यहां पर 30 अंश हो गया, जो भी अंश हो, अगर इस कोण को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं कब तक, जब तक ये कोण आपका 90 अंश का नहीं हो जाता। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, तब आपका जो आपतन कोण आई है वह चेंज हो जाता है क्रांतिक कोण सी में। फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इस कंडीशन में हमेशा आर का मान अधिक होता है, यानी कि आर अधिक है आई से। अब यदि हम आई के मान को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, आपका जो आर का मान है ये भी लगातार बढ़ता चला जाएगा और एक ऐसे आपतन कोण के एक ऐसे मान पर आपका जो आर है, आर का मान 90 अंश हो जाएगा। और जब आर का मान 90 अंश हो जाता है दोस्तों, तब इस कंडीशन में आपका आई क्रांतिक कोण सी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इसका हम फिगर बना लेते हैं, आपका आई ये आपका आर यानी कि 90 अंश, आपका पहला माध्यम ये आपका दूसरा, सघन से विरल देते हैं। तब इसके बाद हम ध्यान देंगे, इसको लिखना है थोड़ा सा, परिभाषा लिखिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण
जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से सदैव अधिक होता है, सदैव अधिक होता है। अब आपतन कोण के ऐसे विशेष मान पर, इसके बाद लिखेंगे आपतन कोण के आपतन कोण के ऐसे विशेष मान जिस पर परावर्तन अपवर्तन कोण अंश हो जाए तो आपतन कोण I, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण में बदल जाता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण R का मान हमेशा I से अधिक होता है। यदि हम I के मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, यदि हम I के मान को धीरे धीरे बढ़ाएं और आपतन कोण के एक ऐसे विशेष मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाता है, तब आपतन कोण क्रांतिक कोण यानी कि C में कन्वर्ट हो जाता है, C में बदल जाता है। इसकी परिभाषा और हम लिख सकते हैं, दूसरी परिभाषा, सघन माध्यम में बना वह कोण, सघन माध्यम में बना वह कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, तो सघन माध्यम में बने कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सघन माध्यम में बना वह कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, तब आपतन कोण क्रांतिक कोण में बदल जाता है। अब हम इसके बाद ध्यान देंगे दोस्तों, लिखिएगा परिभाषा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो क्रांतिक कोण कहलाता है। इस परिभाषा हो गई। अब इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसके बाद जानेंगे क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, लेकिन थोड़ा सा एक हिंट लेते जाएंगे आप अपवर्तन क्रांतिक कोण के बारे में कि यदि आपका R का मान 90, इस कंडीशन में I चेंज हो जाता है किसमें दोस्तों, C। अब इसके बाद हम सीखेंगे अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
मान लेते हैं आपका प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो इस कंडीशन में स्नेल के नियमानुसार 2n1 इज इक्वल टू होता है साइन आई अपान साइन आर, जो कि स्नेल का नियम है। अब पहला माध्यम आपका सघन है, इसलिए हम 2 ले लिए हैं, और दूसरे पहले प्रवेश कर रहा है 2n1 है, दूसरे माध्यम सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक जो है साइन आई अपान साइन आर। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको बताया गया है कि आर का मान क्रांतिक कोण कब होगा, आई क्रांतिक कोण में कब चेंज होगा, जब आर का मान 90 अंश होगा, तब हम क्या करेंगे 2n1 इज इक्वल टू साइन, यहां सी कर देंगे और यहां पर आपका आर के स्थान पर 90 अंश। एक बात याद रखिएगा, हम क्रांतिक कोण को सी या आई सी दोनों के रूप में लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, साइन 90 का अंश का मान होता है 1। अब साइन 90 का मान यहां पर रख देंगे, 2n1 इज इक्वल टू साइन सी। अब हम आपको पढ़ा चुके हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक में कि 2n1 इज इक्वल होता है 1 अपान 1n2। तब दोस्तों क्या करना है, मुझे इसी 2n1 के स्थान पर मुझे 2n1 का मान लिख देना है। क्या होगा, इसके स्थान में हम लिख सकते हैं 1 अपान 1n2 इज इक्वल साइन सी। अब साइन सी को इधर ले आएंगे और अपवर्तनांक को उधर ले जाएंगे, तो आपका क्या बना, साइन सी इज इक्वल 1 अपान 1n2। यही आपका अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। अब इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो अब इसके बाद आपका क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है जिसका क्रांतिक कोण 45 अंश है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा या क्या है। तो सबसे पहले आप लोग दोस्त देखेंगे कि क्या इसमें दिया गया है और प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो हमें मिला होगा कि आपका क्रांतिक कोण, क्या मिला दोस्त, क्रांतिक कोण, यानी क्रांतिक कोण सी का मान दिया गया है 45 अंश। मुझे निकालना है 1n2 का मान। तो क्या दिक्कत है, मुझे इसके पहले फार्मूला पता है कि 1n2 इज इक्वल होता है 1 अपान साइन सी, ये आपका फार्मूला है। अब साइन सी यानी सी का मान 45 है, इसी 45 को सी के स्थान पर रख देंगे, तो 1n2 इज इक्वल क्या आएगा, 1 अपान साइन 45 अंश। अब चूंकि 45 साइन 45 अंश का मान होता है दोस्तों 1 अपान अंडर रूट 2, तो वह साइन 45 का स्थान पर हम लिखेंगे 1 अपान अंडर रूट 2, यानी कि 1n2 इज इक्वल 1 अपान 1 अंडर रूट 2। इसका ऊपर गुणा करा देंगे तो 1n2 का मान आया अंडर रूट 2, और हम अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं 1.414 अंडर रूट 2 का मान होता है। तो आपका आंसर आया 1n2 इज इक्वल 1.414, ये आपका आंसर है। फिर से एक बार सवाल देखिएगा कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है जिसका क्रांतिक कोण 45 अंश है, तो आप जाहिर देखिए क्रांतिक कोण यानी सी का मान 45 दिया गया। अब इसके बाद तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यानी पहला माध्यम मान लेते विरल, दूसरा आपका सघन, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी आप कह सकते हो कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो आपको फार्मूला बताया गया 1n2 = 1 अपान साइन सी, तो सी का मान क्रांतिक कोण 45 दिया गया है,
तो इसी के स्थान 45 लिखेंगे। क्योंकि साइन 45 का मान होता है दोस्तों √2, तो साइन 45 का स्थान पर √2 लिखेंगे, इसका हम ऊपर गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद आपका आंसर आएगा 1 × 2 = √2, क्योंकि √2 का मान होता है 1.414। आपके ही पहले विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक होगा। तो आपको सवाल स्क्रीन पर आ गई होगी, इसमें सवाल को पढ़ते रहेंगे। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यदि साइन 42 अंश इक्वल टू 0.67, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कि साइन 42 अंश का मान दिया गया 0.67। आपका y सापेक्ष कांच का अपवर्तन 1.5, मुझे निकालना है क्रांतिक कोण। तो क्या दिक्कत है, मुझे फार्मूला तो पहले से पता ही है। अब हम सिर्फ इसके स्थान पर अपवर्तनांक का मान रखेंगे और क्रांतिक कोण c का मान निकालेंगे। तो ANG के स्थान में हम लिखेंगे दोस्तों 1.5 1/sin c। अब sin c को इधर कर दे, पक्षांतर कर देंगे, तो sin c इक्वल टू आएगा 1/1/1.5। अब मुझे दशमलव को हटाना है, इसके लिए हम ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, यानी 10 का नाम 10/15 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। अब sin c अगर हम इसको काटते हैं, इसका भाग करते हैं दोस्तों, आएगा आपका मान 0.666 समथिंग आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.67। अब आपको बताया गया है कि जो 0.67 है वह sin 42 का मान होता है। अब 1/sin c = इसके स्थान लिखेंगे sin 42। अब हम sin को काट देंगे। अब c का मान दोस्तों आपको आया 42, यानी क्रांतिक कोण c का मान आ गया 42 अंश। अब आप पढ़ेंगे कोण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण c से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, जब आपका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, यानी कि जब I का मान अधिक हो जाता है C से, तो इस कंडीशन में आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कुछ चीजें अनिवार्य हैं, यानी कि इसकी कुछ शर्तें होती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की कुछ शर्तें हैं दोस्तों। सबसे पहली बात यह, इसकी जो पहली शर्त है उस शर्त को ध्यान दीजिएगा। इसकी पहली शर्त है दोस्त कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में आनी चाहिए। यानी इसकी जो शर्तें हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की जो शर्तें हैं, तो इसकी पहली जो शर्त है वह हमेशा किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। शर्त है पहला, प्रकाश किरण विरल से
सघन माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। और नंबर 2 इसकी जो शर्त है उसमें हमेशा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसमें प्रकाश का कोई ह्रास नहीं होता, यानी जितना प्रकाश जाता है उतना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है। लेकिन दर्पण में जब परावर्तन होता है तो प्रकाश ऊर्जा का एक अंश अवशोषित हो जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर से सुनिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में व्यवहार में प्रकाश का कोई ह्रास नहीं होता है, जितना प्रकाश जाता है उतना वापस होता है। लेकिन दर्पण से जब परावर्तन होता है प्रकाश ऊर्जा का एक अंश अवशोषित हो जाता है।